जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी आने वाली एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। अपने लास्ट सेशन में हमने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करा था। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं सर इंग्लिश वीक है, तो आज के बाद हर हफ्ते में 2 दिन आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी आएंगी। आज के इस लेक्चर में जो भी ईडियम फ्रेजेस जेकेएसएसबी ने रीसेंट एग्जाम में पूछे हैं वो हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। बट आपने ये करना है, आपने साथ साथ इन ईडियम फ्रेजेस को खुद भी मार्क करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ना, इसको खुद पहले मार्क करने की कोशिश करनी है, उसके बाद जो आप एक्सप्लेनेशन है वो तो जरूरी सुनेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आपका जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है वो हम हर वीक में 2-2 लेक्चर करके कंप्लीट करेंगे। इसके साथ जो आपके ऑलरेडी क्लासेस चल रही है वो ऑन ही रहेंगी, वो आती रहेंगी। जैसे रिवर्स लेक स्टार्ट किया था, तो रिवर्स लेक्स का भी लेक्चर मैं कल परसों लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन्स, जो तुमने मुझे कहा वो ग्रीक है मेरे लिए, ठीक है, वो ग्रीक है मेरे लिए। इस सेंटेंस में ग्रीक का मतलब क्या है? द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मेडिवल ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न ग्रीस, या अननोन, ठीक है यार। ग्रीस एक ऐसी लैंग्वेज है, मतलब ग्रीक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है जब कोई चीज मैं आपको ऐसी दे दूं जिसको आप समझ ही ना पाओ, तो बेसिकली ग्रीक वर्ड यहां पर यूज हुआ है अननोन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू समथिंग, मतलब एक बुक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई भी एक ऐसी बुक प्रोवाइड कर देता हूँ, बट बुक पढ़ने के बाद आप मुझे बोलते हो द बुक दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू अस इज अननोन टू अस, ठीक है, इज ग्रीक टू अस। मतलब जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड करी थी वो आपके पल्ले नहीं पड़ी है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो कि वो मेरे लिए ग्रीक थी। तो ग्रीक का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाओ, इंटरप्रेट समझ नहीं पाओ किसी चीज को, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीक, ठीक है। तो ये वर्ड याद करना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ना सिर्फ जेकेएसएसबी, इवन एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपने, आई होप आपने एसएससी सीजीएल वगैरह के भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो वो फॉर्म अभी निकले, वो आप भर सकते हो। नेक्स्ट एक और सेंटेंस आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ इडियम देख लेते हैं। एक एग्जाम में पूछता है पम्प्ड अप, ये तो बहुत कॉमन है, आपको आना चाहिए। पम्प्ड अप मतलब क्या होता है? पंप अप मतलब क्या होता है? जब आप जिम जाते हो ना तो बोलते हो ना मेरे बाइसेप पंप अप हो गए। पंप अप का मतलब होता है एनर्जेटिक हो जाना। यहाँ पर पम्प्ड अप अगर कहीं पर आए तो पम्प्ड अप का याद रखना, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे आ रहा है तो आपको पता है आपका बर्थडे, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो काइंड ऑफ, वो जो फीलिंग होती है ना उसके लिए हम पम्प्ड अप यूज करते हो। पम्प्ड अप यूज होगा व्हेन एवर यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? पम्प्ड अप। ये भी आप अपने एग्जाम के लिए याद करोगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, इन दिस सेंटेंस द वर्ड हार्डली मीन्स, हमें बताना हार्डली का क्या मतलब है। ऑलमोस्ट नॉट, सिंसियरली, इन अ डिलिजेंट वे, वेरी सीरियसली, ठीक है। देखो हार्डली, उसने हार्डली ट्राई किया है, मतलब उसने ना के बराबर ट्राई किया है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। सिंसियरली का मतलब होता है जब आप बिल्कुल 100% दे दो। फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम के लिए आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे वे में प्रिपेयर कर रहे हो, या बहुत सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हो, ये तीनों तो उसका पॉजिटिव मेहनत बता रहे हैं। बट हार्डली यहाँ पर मतलब क्या है? ही हार्डली ट्राइड फॉर, इफ यू हैव हार्डली ट्राइड फॉर समथिंग, इसका मतलब यू हैव नॉट, ऑलमोस्ट नॉट ट्राइड फॉर समथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट नेवर ट्राइड फॉर समथिंग, तो ये नेगेटिव वे में है। तो हार्डली जहां पर भी यूज हो, इसका मतलब ये कि आपने उसके लिए अच्छे, एक एडवर्ब है, मतलब आपने उसके लिए अच्छे वे में प्रिपेयर नहीं करा, यू ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर फॉर दैट थिंग, तो वहां पर हार्डली वर्ड यूज होता है। तो ये आपका जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। लेकिन हार्डली का एक तो आ गया ये नेगेटिव वाला, एक हार्डली पॉजिटिव वे में भी यूज होता है, ठीक है। हार्डली जब आप एक्स्ट्रा एक्साइटेड होते हो ना, जब आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहते हो, तो मतलब वहां पर भी आप हार्डली यूज करते हो, ठीक है। जब आप किसी, ये तो हो गया नेगेटिव वाला कि आपने किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करा, किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करी, व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, वहां पर भी हम हार्डली यूज करते हैं, मतलब ना के बराबर, ठीक है, आपने किसी चीज के लिए मेहनत करी है। बट जब आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड होते हो ना, तब भी आप हार्डली वर्ड का यूज करते हो। इसकी मैं एक आपको सेंटेंस लिख के बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना बता देता हूं, आई कैन हार्डली वेट फॉर माई 50K सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मैं अभी, मतलब अगर आप ऐसा बोल रहा हूं कि मैं हार्डली वेट कर पा रहा हूं कि मेरे 50K सब्सक्राइबर हो यूट्यूब में, इसका मतलब क्या है? मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 50K सब्सक्राइबर, कि मेरे जो 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट वेन एवर यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे, तो आप भी ऐसा यूज करते हो ना, आई एम हार्डली वेट, आई कैन हार्डली वेट फॉर माई बर्थडे। तो मतलब जब आपका बर्थडे क्लोज आता है तो आपको ऐसे प्लान होने शुरू हो जाते हैं, बटरफ्लाइज आने शुरू हो जाते हैं काइंड ऑफ,
तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हार्डली वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा एक्साइटेड भी होते हो ना, तभी हार्डली वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी जोक्स अपार्ट, ये तो 50K वाला जोक ही था एक किस्म का। नेक्स्ट मूव करते हैं। हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज कंप्लीटली डैश विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ। उसकी स्पीच जो गैदरिंग में उसने दी वो बिल्कुल कुछ थी विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट में, जो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट महीने, उससे थोड़ा कुछ था, ठीक है, उसकी स्पीच का। एट ऑड्स वे फॉरवर्ड इन द वाटर रन आउट, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, देखो बेसिकली ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनको बोलते हैं एडवर्स एंटागोनिस्टिक वर्ड्स। एडवर्स एंटागोनिस्टिक मतलब जो कंप्लीटली अपोजिट है। देखो उसकी क्या कह रहा है, उसकी स्पीच जो गैदरिंग के टाइम थी वो कंप्लीटली अलग थी विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ, जो हमने डिस्कस करा था लास्ट महीने उससे बिल्कुल अलग थी, मतलब बिल्कुल अपोजिट थी। जब कंप्लीटली अपोजिट वाली बात आती है ना, वहां पर एड ऑड्स का यूज करते हैं। एट ऑड्स होता है जब कंप्लीटली किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाए, ठीक है। इन बेसिकली इनको बोलते हैं एडवर्स एंटागोनिस्टिक, मतलब बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन हो जाना, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होना। तो वो यही तो कह रहा है, उसकी स्पीच जो थी गैदरिंग के टाइम वो बिल्कुल अलग थी, एट ऑड्स थी विद वी डिस्कस्ड लास्ट मंथ, जो हमने लास्ट मंथ डिस्कस करा था उससे बिल्कुल अलग थी। तो एट ऑड्स यहां पर आ जाएगा। तो आपने ये याद रखना, एट ऑड्स कहाँ यूज करोगे, जब कोई चीज कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बिल्कुल वो पेपर जो है आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, तो आप बोलोगे एट ऑड्स है, ठीक है, कंप्लीटली अपोजिट था, जो हमने पढ़ा था उससे कंप्लीटली अपोजिट था। तो इस वे में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट इडियम है, ये पूछा गया एग्जाम में। फूल्स पैराडाइज, क्या बोलते हैं, फूल्स पैराडाइस, ठीक है। ये एक तरह का, जैसे आप वहम में नहीं रहते हो, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है, जिसके होने के चांसेस बहुत जीरो के बराबर। कई बार हम अपने दिमाग में कोई चीज ऐसी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इमेजिन कर लेते हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो उस चीज़ के लिए, बट आप जस्ट इमेजिन करते हो, आप अपने दिमाग में कई बार एलॉन मस्क बन जाते हो, कई बार नरेंद्र मोदी बन जाते हो, काइंड ऑफ ऐसे चलता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि फूल्स पैराडाइज का मतलब है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहना अपने दिमाग में, जिसका होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। ऑल्दो आप कुछ भी बन सकते हो यार अगर मेहनत करोगे, बट ये मेरे को समझाना था आपको। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, एक वहम वाली दुनिया में रहना, एक ऐसे इंजॉयमेंट में रहना जिसके होने, एक फॉल्स बिलीफ है, मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फूल्स पैराडाइज, ठीक है। फूल्स पैराडाइज ये याद कर लेना। फूल्स पैराडाइज कहां पर यूज होता है, मतलब एक वहम पे रहने वाली सिचुएशन, एक फैंटेसी वर्ल्ड पे रहने वाली सिचुएशन जिनके पूरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं। शी मे हैव ग्रोन ओल्ड, वो अब ग्रो ओल्ड ग्रो हो रही है, बट शी हैज शेड नन ऑफ हर डोमिनेंस ऑफ हर डैश। मतलब ओल्ड वो हो रही है, वो बूढ़ी होती जा रही है, बट जो उसकी डोमिनेंस थी ना कुछ डेज की, वो अभी तक उसी में रहना चाहती है, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकली है। फास्ट डेज, सैलड डेज, स्लो डेज या डॉग डेज, ठीक है। अब इनमें से ये एक ईडियम है बेसिकली। ये ईडियम क्या है बेसिकली, इसका आंसर है, पहले खुद भी ट्राई किया करो, इसका आंसर है सैलड डेज। कह रहा है कि वो अब ओल्ड तो हो रही है, बट वो अपनी सैलड डेज की डोमिनेंस से बाहर निकल नहीं पा रही है। सैलड डेज पता कौन सी होती है, जो आपकी टीन और एडल्ट वाली जो एज होती है ना, जिसमें आप अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले हो जाते हो, भाई पंगा हो गया तो भाई को बता देना, भाई आ जाएगा। वो जो एज नहीं होती है, कुछ भी हो गया भाई देख लेगा, तुम्हारा भाई है तो सब है, वो जो उनको बोलते हैं सैलड डेज, ठीक है। तो बेसिकली ये यही कह रही है कि ऑल्दो वो ओल्ड ग्रो हो रही है, एज बढ़ती जा रही है, वो ओल्ड ग्रो हो रही है, बट वो अपनी वो जो डोमिनेंस उसकी सैलड डेज वाली थी उससे बाहर नहीं आ पाई है। मतलब कंप्लीटली होपफुल वाली सिचुएशन होती है। जो टीन एज में होते हैं ना, हम प्रो होते हैं, भाई हम तो आईएएस निकाल देंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम ये करेंगे, बट धीरे धीरे टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा फिर समझ आने लगता है कि अभी हमें इतनी कमी है, इसको दूर करना है, ये वो चीज़ें चलती हैं। बट सैलड डेज का मतलब आप समझ लेना, सैलड डेज वो पीरियड होता है जिसमें आप केयर फ्री रहते हो, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में रहते हो, ठीक है। जब आप प्रो मैक्स वाली सिचुएशन में रहते हो उनको बोलते हैं सैलड डेज, ठीक है। अब इसमें आप बहुत होपफुल रहते हो, तो बट जब आप होपफुल नहीं होते हो, बट बिल्कुल होपलेस या डिसअपॉइंट हो जाते हो, उस वाले भी सुन लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया अगर ईडियम बी डाउन इन डम्प्स, बी डाउन इन डम्प्स, बी डाउन इन डम्प्स का मतलब होता है जब आप विदाउट होप हो जाओ, ठीक है, मतलब जब आप बहुत अनहैप्पी फील करने लगो, आपको कोई होप ना बचे, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इडियम बी डाउन इन डम्प्स, बी डाउन इन डम्प्स, ये याद रखना, ठीक है। उसका एक और याद कर लो, इसी के मिलता जुलता है, ग्रीफ स्ट्राइकन। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सैड वाली सिचुएशन के लिए हम ग्रीफ स्ट्राइकन का यूज करते हो। तो ये दो भी याद कर लेना, ये होपलेस के लिए वाली सिचुएशन है, और यहाँ पे जो सैलड डेज है बिल्कुल होपफुल,
मतलब आप बिल्कुल प्रो हो, वहाँ पर आपको पता है आप ये कर लोगे, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हो, आप एक बहुत हैप्पी वाली फेस में हो, इनोसेंस फेस में हो, वो सैड डेज आ जाते हैं। तो बी डाउन इन डम्प्स भी याद कर लेना। बी डाउन इन डम्प्स मतलब जब आपको कोई होप नहीं है और बहुत बुरा फील करे हो, और ग्रीफ स्ट्राइकन का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली अनहैप्पी जब होते हैं, एक्सट्रीमली सैड वाइज सिचुएशन के लिए हम ग्रीफ स्ट्राइकन यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे आपके जेकेएसएसबी के पूछे हुए हैं, और जेकेएसएसबी अपने क्वेश्चन रिपीट भी करता है। अभी जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था ना, कुछ रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो उसने पीछे किसी एग्जाम में पूछे थे, वो डायरेक्टली उठा के पूछ लिए, मतलब स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करी है, सारा वैसा ही पूछा है। तो कई बार ये डायरेक्टली पीछे वाले क्वेश्चन भी उठा के डाल देते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को तो मतलब बिल्कुल करके जाना चाहिए, और एक आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अल्टीमेटली आपने एग्जाम तो इसी का देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो बिल्कुल कॉमन है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स से बाहर सोचो, मतलब जो आपकी कन्वेंशनल सोच है ना, उससे बाहर हट के जब आप कुछ सोचते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप एक हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही सोच है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, वो हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग है। बट उससे बाहर निकल के आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कुछ और बड़ा ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब उसको हम बोलेंगे कि वो थिंक कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, मतलब बॉक्स से बाहर, कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर सोच रहे हैं। कैम आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक मतलब बॉक्स से बाहर निकलो और सोचो, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। थिंक इन ए कन्वेंशनल मैनर, नहीं, कन्वेंशनल मैनर से तो हमें बाहर निकलना ना यहाँ पर। थिंक इन ए इनोवेटिव मैनर, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन सी है। मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है जब आप किसी चीज को क्रिएटिव वे में सोचते हो, मतलब इनोवेटिव मैनर में सोचते हो, अपनी कन्वेंशनल सोच से बाहर निकल के, उसके लिए हम यूज करते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये अगर आपको नहीं भी आता होता आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द ईडियम अ पेनी फॉर योर थॉट्स मीन। एक ईडियम है अ पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम्हारे थॉट्स के लिए एक पेनी, पेनी मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टू टेल योर थॉट्स, अपने थॉट्स को बताना, उसका मतलब ये होता है अ पेनी फॉर योर थॉट। टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी को मनी ऑफर करना उनके ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन के लिए। टू थिंक अबाउट मनी, के बारे में सोचना, टू बी रिच। देखो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी आपको, मैं तुम्हें अपना समझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अपना समझ के पढ़ा रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल, या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा हूँ तुम्हें अपना समझ कर, बट उसके बदले में अगर तुम सोचो कि मैं इसका एहसान क्यों रखूँ, इसको कुछ प्रोवाइड करता हूँ, तो वो बेसिकली वहां पर ये यूज होता है पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, ऑल्दो मुझे बुरा लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें, जब तुम किसी को अपना समझ कर कुछ प्रोवाइड करते हो या हेल्प करते हो और वो तुम्हें उसके पैसे देना शुरू हो जाए, तो तुम्हें बिल्कुल बुरा लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वही वाली सिचुएशन है, तुम किसी को अपना समझकर हेल्प, किसी ने तुम्हारी हेल्प करी और तुम उसको बेसिकली ऑफर करना चाहते हो कुछ, उसके लिए यूज करते हैं आप पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने किसी ने अपना ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी, आप उसके लिए कुछ मनी उसको ऑफर करोगे। ये एक नेगेटिव वे है यार, आप किसी ने आपको अपना समझ के कुछ प्रोवाइड किया और आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। बट ये इसके लिए यूज होता है पेनी फॉर योर थॉट्स के लिए, इस वे में आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं इडियम फ्रेजेस के लिए। चूज द वन द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, मतलब वो इडियम फ्रेज बताना। अ वेट ब्लैंकेट, ये तो पहले भी पढ़ा है। देखो इसके बावजूद, इस लेक्चर के बाद ईडियम फ्रेजेस के आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाना ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईडियम फ्रेजेस अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप क्या करना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल मिस मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मिस मत करके जाना। आज ही इस लेक्चर के बाद वो कवर कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो मैंने ईडियम फ्रेजेस का पहले लेक्चर लाया हुआ है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस पढ़ाए थे। इसमें से जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस पढ़ाए थे ना, डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में ईडियम फ्रेजेस आए, एक ये लेक्चर, उसके बाद ईडियम फ्रेजेस का एक और मैंने लेक्चर लाया हुआ है, 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैनल पे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर है। तो आज के बाद ये तो कवर करने के बाद ये 2 भी साथ साथ कवर कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस कवर हो जाएंगे। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस एक बहुत डायनेमिक टॉपिक है, तो आप सारे तो याद नहीं कर सकते, बट जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो हम इसी तरह एक लेक्चर और ले आऊंगा। फ्रेजेस के मैं लेक्चर लाऊंगा, फ्रेजेस में प्रॉब्लम आती है तो वो भी कवर करवा देंगे। ठीक है, देखो आप वेट ब्लैंकेट क्या होता है। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, जो हमेशा पी के रखा है। ठीक है, टिप्सी रहता है, हमेशा पी के रखता है, उसके लिए यूज होता है। अ वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, सारी ऑलमोस्ट, ठीक है, जोक्स अपार्ट, वो वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ कोल्ड है, मतलब लड़ती झगड़ती रहती काइंड, उसके लिए वेट ब्लैंकेट यूज है। टू वियर ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ, ब्लैक और व्हाइट क्लॉथ को पहनना वो होता है।
पर्सन हु एंड्स इंजॉयबल एक्टिविटी, तो जो आपकी इंजॉयबल एक्टिविटीज को एंड कर दे उसके लिए आप वेट ब्लैंकेट यूज करते हो, ठीक है। इसका आंसर ये ऑप्शन दिया, पर्सन हु एंड्स इंजॉयबल एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम पिकनिक का प्लान बना रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त ऐसा बिल्कुल होगा जो बिल्कुल खराब कर देता होगा, तो उसके लिए आप वेट ब्लैंकेट यूज करो। फॉर एग्जांपल आपने हनी सिंह का सॉन्ग सुना होगा ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, यू आर एंजॉइंग विद द पार्टी और आंटी ने पुलिस बुला ली, तो आंटी ने आपका क्या कर लिया, इंजॉयबल एक्टिविटी को एंड कर दिया, तो वेट ब्लैंकेट आप वर्ड उनके लिए यूज कर सकते हो। दिस इज क्लियर। देखो यार ये सिंपल रफ टफ एग्जांपल्स इसलिए देता हूं, अल्टीमेट गोल जो है आपका क्वेश्चन समझना है, आपके दिमाग में चीजें फिक्स होनी चाहिए ताकि पेपर में भूले ना। मैं भी ऐसे कर सकता हूँ ना यार, डिक्टेट करके इंग्लिश में पूरा फुल ऑन लेक्चर लाके, बट क्या फायदा अगर आपको समझ नहीं आएगा। आपको चीजें अपने दिमाग में फिक्स करनी है, पेपर क्वालिफाई करना है, काम खत्म करना है, नौकरी लेनी है, बस दैट्स इट, इतना ही सोचो अभी। नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, हमें फ्रेज बताना है। इस फ्रेज क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है या वर्ब है, कौन सा फ्रेज है। इसके लिए आपको थोड़ा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। देखो ऑल्दो मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है प्रोनाउन वगैरह, बट अगर फ्रेजेस ऑल्दो की फ्रेजेस मैंने मतलब ऐसे बीच बीच में बताए हैं, बट अच्छे से लेक्चर नहीं लाया हुआ अभी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं फ्रेजेस का लेक्चर लाऊंगा, ऐसे PYQ बेस नहीं लाऊंगा, बट फ्रेजेस को समझाऊंगा आपको, क्योंकि फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो ईजिली आप कर सकते हो। ईडियम्स तो कुछ भी पूछ सकता है, बट फ्रेजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, द डायमंड इज शाइनिंग ब्राइटली, दैट एवरीवन इज मेस्मराइज्ड बाय इट, मतलब डायमंड शाइन कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सब खुश हो रहे हैं, ठीक है, मेस्मराइज्ड फील कर रहे हैं। तो शाइनिंग ब्राइटली यही हाईलाइटेड वाला, इसका आपने बताया ये कौन सा फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। देखो शाइनिंग ब्राइटली, देखो यार आपको सिंपली पता है वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है जब कोई काम हो रहा होता है, तो डायमंड ब्राइटली शाइन कर रहा है मतलब वर्ब काम तो हो रहा है। दूसरी बात इसमें एडजेक्टिव की भी क्वालिटी है, मतलब वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, वो शाइन कर रहा है बट ब्राइटली शाइन कर रहा है, तो ब्राइट होना उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पर ये जो शाइनिंग ब्राइटली है ना, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और जो चीज एडजेक्टिव भी होती है एडवर्ब भी होती है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। तो ये कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब। अगर वो सिर्फ काम कर रहा होता ना, सिर्फ शाइन कर रहा होता, तो फिर मैं मान लेता कि वो क्या है, वर्ब, सिर्फ मतलब उस कोई काम कर रहा होता, बट उसके साथ उसकी कोई क्वालिटी भी जोड़ दी है तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो जब एडजेक्टिव एज वेल एज वर्ब दोनों जुड़ जाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। इस तरह से आपने फ्रेजेस को पहचानना होता है। एक दो फ्रेजेस के क्वेश्चन और करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ग्लास वॉज फुल ऑफ वाटर, ग्लास पानी का भरा हुआ है, व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, जब उसके हाथ से ग्लास स्लिप हो गया तो वो पानी से भरा हुआ था। फुल ऑफ वाटर का आपने जस्ट बताना है कि फुल ऑफ वाटर कौन सा फ्रेज है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फुल ऑफ वाटर क्या है, फुल ऑफ वाटर क्या है, फुल ऑफ वाटर इज अ एडजेक्टिव। आपने अगर एडजेक्टिव ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, इस तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना फुल ऑफ वाटर, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या आना था, इसका आंसर एडजेक्टिव आना था, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द राइट ऑप्शन दैट करेक्टली सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस, जो करेक्टली सब्स्टिट्यूट करे इसको। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गस रियली, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था आपको, तो पूछा भी गया। तो अगर वो जॉब लूज करना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गस था। देखो जॉब लूज करना एक बैड सिचुएशन है, आपकी जॉब चली गई तो मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है, बट कई बार सपोज करो अगर आपकी कोई एक जॉब चल जाती है उसके बाद आपको कोई जैकपॉट लग जाता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, तो आप उसको बोलोगे ब्लेसिंग इन डिस्गस, मतलब आपकी डिस्गस मतलब खराब सिचुएशन में कोई ब्लेसिंग, मतलब कोई चमत्कार हो गया, मिरेकल काइंड ऑफ हो जाए, उसके लिए हम ब्लेसिंग इन डिस्कस यूज करते हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है एग्री ऑन नहीं, अनकॉमन एंड वैल्यूएबल ये भी नहीं होता। अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, हाँ ब्लेसिंग डिस्कस का मतलब होता है बैड सिचुएशन, उसमें कुछ अच्छा हो जाना, ब्लेसिंग हो जाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्कस। इसका मतलब उसकी जो लॉस जॉब लॉस हुई वो उसके लिए अच्छा हुआ, क्या पता मे बी उसके बाद उसको अच्छी जॉब लगी हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, कोई एक सडनली ड्रीम 11 में करोड़ रुपया जीत गया, ठीक है, वो ऑल दो ड्रीम 11 में लगाना एक मतलब बुरी सिचुएशन थी, वो बहुत डाउन चल रहा था, बट मिल गया, मिरेकल हो गया, तो ब्लेसिंग एंड डिस्कस इसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट मूव करते हैं, मीनिंग ऑफ लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का मतलब पता क्या होता है, जब आप पूरी जान लगा देते हो किसी चीज के लिए, ठीक है, मतलब पूरा एफिशिएंट वे में जब आप काम करते हो ना, उसके लिए हम लीन एंड मीन यूज करते हो। लीन एंड मीन का मतलब डिस्ट्रॉय समथिंग नहीं होता, अनप्रॉफिटेबल अनप्रोडक्टिव भी नहीं हो। जब आप प्रोडक्टिव एफिशिएंट वे में कुछ करते हो ना, एफिशिएंसी दिखाते हो अपनी पूरी, उसके लिए हम लीन एंड मीन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हो, जैसे वी आर ट्राइंग, ठीक है, विद आवर लीन एंड मीन टू कवर जेकेएसएसबी सिलेबस, आप ऐसा बोल सकते हो ना कि मतलब हम जो है हम लीन एंड मीन के साथ ट्राई करें ताकि हम जेकेएसएसबी के सिलेबस को
कवर कर सकेंगे। तो अगर आप जेकेएसएसबी के सिलेबस को लीन एंड मीन एफिशिएंसी के साथ कवर करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी गेनफुल सिचुएशन में रहोगे, आपको फायदा होगा। तो लीन एंड मीन यूज करता है जब आप एफिशिएंटली किसी चीज को करते हो, अपनी पूरी मतलब 100% लगाते हो, वहां पर लीन एंड मीन यूज होता है। ये चीज याद है। और हर बार एफिशिएंट वर्ड नहीं यूज होगा। मतलब अगर आपको ईडीएम का मतलब समझ आ गया ना, अगली बार में भी यहाँ पर एफिशिएंट की जगह ये वर्ड यूज हो कि मतलब पूरा कंप्लीट 100% देना, तो वो सही होगा। ठीक है, लीन एंड मीन का मतलब ये भी होता है कि आप अपना 100% दे रहे हो। तो मतलब जस्ट आपको उस ईडियम का मीनिंग समझना है। हर बार वर्ड एफिशिएंट नहीं आ सकता, कुछ और वर्ड भी आ सकता है, बट आपको देखना है मोस्ट रेलिवेंट उसके साथ मिल कौन सा वर्ड है। जैसे ये देखो ना, डिस्ट्रॉय कर देना सबको, अनप्रॉफिटेबल, ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, एफिशिएंट पॉजिटिव है। और जब भी कभी ईडियम फ्रेजेस आते हैं ना, तो अगर सारे बाकी नेगेटिव दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव पे लगा देना। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट ये ट्रिक हर बार चलती नहीं है, बट कई बार चल भी जाती है। यहाँ पर आपने नाउन फ्रेज उठाने के, नाउन फ्रेज कौन सा है इनमें से। ठीक है, नाउन कौन सा है, काइंड ऑफ अ बंच ऑफ कीज ले ऑन द फ्लोर। एक बंच ऑफ, तो चाबियों का बंच जो है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है इसमें, ले पड़ा हुआ है, ये तो नहीं, वर्ब काइंड ऑफ हो गया। ले ऑन द फ्लोर नहीं, अब बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज होता है। बंच ऑफ कीज इज अ काइंड ऑफ नाउन फ्रेज। अब बंच ऑफ कीज देखो ना, आपने नाउन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, उसमें आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा। ये जस्ट एक बंच ऑफ कीज क्या रिप्रेजेंट करे, एक कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए ना नाउन प्रोनाउन ये वो, तो आपको फ्रेजेस भी कहीं ना कहीं आते होंगे। जैसे एडवर्ब का अगर मतलब पता है, एडजेक्टिव का मतलब पता है, तो आप इसके रिलेटेड फ्रेजेस कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो, फ्रेजेस में दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई कि मैं आपको फ्रेजेस करवाऊंगा। और आप अगर नहीं लिखोगे ना कमेंट सेक्शन पे, देखो जो आप चीज़ें कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हो ना, तो उस पर लेक्चर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से ये डिमांड आ रही थी ना कि इंग्लिश का करवाओ, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंग्लिश का लेक्चर आ गया ना। अब हर हफ्ते में 2-2 लेक्चर आपके आते रहेंगे, तो इंग्लिश कवर होती जाएगी। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में जो लिखते हो वो आवाज़ पहुँचती है यहाँ तक। ठीक है, और जो टीम मेंबर्स है वो बता देते हैं। मैं भी कमेंट सेक्शन ऑल दो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैसेज सीन हो जाते हैं और उसके बाद एक्ट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काइंडली डैश टिल वी हैव एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन, देन यू कैन सी लेट द रिजल्ट्स आउट। ठीक है, देखो काइंडली डैश टिल वी हैव एन ऑफिशियल, जब तक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन नहीं हो जाती तब तक क्या करना है, कुछ होल्ड ऑन करने वाली बात हो रही है। देन यू कैन लेट द रिजल्ट, उसके बाद तुम मतलब बोल सकते हो बाहर, रिजल्ट बता सकते हो। ठीक है, इसमें क्या आएगा, बेसिकली इसका मतलब पता है क्या है, अगर इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझो ना, उसके कहने का मतलब है कि जब तक ऑफिशियली प्रोक्लेमेशन नहीं होती तब तक शांत रहो, उसके बाद जो है आप अपना रिजल्ट बता सकते हो। देखो होता क्या है ना, कई बार हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, हमें पहले ही पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शन में थोड़ा आइडिया लग जाता है, जैसे एग्जिट पोल वगैरह। तो एग्जिट पोल में इस बार जैसे एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल पूरे बीजेपी के फेवर में थे। ठीक है, बट जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस की भी काफ़ी सीटें निकल गई। तो कहने का मतलब है जब एग्जिट पोल आया था, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन तो नहीं थी ना, उसके बाद ही बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट जब मेन रिजल्ट आया उसमें और एग्जिट पोल में फ़र्क था। तो एक्साइटमेंट को रोकना इज इंपॉर्टेंट। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, हमारा पेपर अच्छा हो जाता है तो हम एक्साइटमेंट में पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीट देते हैं, भाई अपना तो हो गया। बट रिजल्ट आता है तो कई बार नेगेटिव इतने हो चुके होते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, मार्क्स में। तो इसका मतलब है कि अपनी एक्साइटमेंट को ब्रेक लगाओ, थोड़ी एक्साइटमेंट में कंट्रोल करो, थोड़ा होल्ड करो। तो इसके लिए यूज किया जाता है इडियम कौन सा, होल्ड योर हॉर्सेज। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेज, अपने घोड़े रोको। मतलब काइंड ऑफ कहने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ी एक्साइटमेंट को रोको जब तक कोई चीज ऑफिशियली ना हो जाए, तो वहां पर हम होल्ड योर हॉर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ उतनी देर के लिए, सम टाइम के लिए रोकना, जब तक पूरा मतलब आपकी अचीवमेंट का पता ना चल जाए एग्जैक्टली, तो तब तक आप उसको होल्ड करो, उसके लिए हम यूज करते हैं होल्ड योर हॉर्सेज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द फ्रेज रैन आउट। रैन आउट का मतलब क्या होता है, रैन आउट, रैन आउट का मतलब वेंट आउट, बाहर चल जाना, बिगेन स्टार्ट करना, इंक्रीज होना, एग्जॉस्टेड मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, काइंड ऑफ इसके लिए यूज करते हो। तो बेसिकली रैन आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाना किसी चीज का। एक एग्जॉस्ट थके हुए के लिए भी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल डूइंग वर्क इन द ऑफिस एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वी फील रैन आउट, काइंड ऑफ ऐसे भी यूज का, एग्जॉस्टेड फील करो। बट मेन यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल मंथ एंडिंग पे, एट मंथ एंडिंग आई एम रैन आउट ऑफ मनी। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे यूज कर सकते हो कि मंथ जब एंड हो रहा था तब तक मतलब मेरे पास पैसे जो है वो खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो रैन आउट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ईडियम फ्रेजेज है, देयर वर टिकट्स अवेलेबल लास्ट वीक। तो लास्ट वीक टिकट अवेलेबल थी, ठीक है, बट ही मिस्ड द बोट, इसने बोट को मिस कर दिया, बाय वेटिंग टिल टुडे टू ट्राई टू बाय सम।
आज तक वेट करता रहा, ठीक है, पिछले हफ्ते अवेलेबल थी, उसने बोर्ड को मिस कर दिया। खुद ही ये बता रहा है यार, खुद ही बता रहा है कि पिछले हफ्ते में तुम ले सकते थे भाई टिकट, बट तुमने नहीं ली, तुम वेट करते रहे आज का, तो अब टिकटें बची नहीं है। तो बेसिकली डिसएग्री होना कॉमन एंड वैल्यूएबल ये हो सकता है। लॉस एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ट ऑप्शन है यार, लॉस एंड अपॉर्चुनिटी खुद ही पढ़ के पता चल जाएगा। मिस द बोर्ड का मतलब होता है लॉस एंड अपॉर्चुनिटी, जब आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर दो। फॉर एग्जाम्पल जिस वीडियो जब स्टार्ट हुई ना, तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ना जिसने वीडियो को स्किप कर दिया ना, उसने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी इडियम फ्रेजेस को समझने की। तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं मिस द बोट, ही मिस द बोट, ठीक है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है मिस द बोट वाला। देखो जेकेएसएस पूछती सिंपल है यार, इडियम फ्रेजेस इतने मुश्किल नहीं होते हैं। आपने इंपॉर्टेंट वाले देख लो, और जो पीछे एसएससी बैंक वगैरह के एग्जाम अगर आपने पढ़ना ही है तो एसएससी बैंक को वो भी पेपर से वाले में ले आऊंगा एक बार। तो जो एसएससी बैंक वाले आए हुए हैं ना, तो वो देख लो तो काम बन जाएगा। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, देयर विल बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर प्रमोशन। हम बोलते हैं ना यार, जब किसी का एग्जाम नहीं हो पाता है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कितनों का सुपरवाइजर का नहीं हुआ होगा, तो हमने बोला था कि डोंट लूज हार्ट, मत लूज करो, देयर आर चांसेस, मतलब फ्यूचर में चांसेस आएंगे। बी फेयर, बी हैप्पी, बी नाइस, बी डिस्करेज। लूज हार्ट का मतलब होता है बी डिस्करेज, मतलब डिस्करेज मत हो जाओ, देयर विल बी चांसेस। तो ऐसे हमेशा ये सोचना चाहिए, जब भी ऐसा फील हो ना डाउन, या तुम लाइफ में कभी हार हो, तो मतलब वहाँ पर ऐसा याद करना कि वहाँ पर डिस्करेज फील नहीं करना। बस इतना याद रखना है कि गॉड इज विद यू, गॉड इज विद अस। तो इतना अगर याद कर लो, एक से भगवान पे विश्वास होगा ना, बाकी लोगों पे करोगे तो कहीं ना कहीं धोखा ही मिलेगा, ठीक है, एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। बट अगर हर टाइम ये समझोगे ना कि भगवान साथ है, उसने कुछ अच्छा ही लिखा है हमारे लिए, तो आप डिसहार्टन फील नहीं करोगे, डिस्करेज फील नहीं करोगे, एक अलग सी एनर्जी वापस आएगी कुछ नया करने की, ठीक है। तो सभी फेल होते हैं लाइफ में, आप भी एग्जाम्स में होते हो, मैं भी हुआ हूँ, बहुत बार हुआ हूँ, होता भी हूँ, एट प्रेजेंट भी हो रहा हूँ, अपने कुछ इनिशिएटिव लेता हूँ उसमें भी फेल होता हूँ, बट एक ऐसे होप है कि भगवान साथ हैं, तो वो एक होप लाइट दिखती है कि मतलब कुछ और कर लेंगे भाई, ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, तो ये अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ही एक चीज में खो नहीं जाना है कभी लाइफ में। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सर पढ़ाया भी करो, बातें ही करते रहते हो, देखो ये भी जरूरी है, ध्यान लगा रहता है आपका। लॉयर्स आर्ग्यूमेंट फेल फ्लैट ऑन द जज। लॉयर का जो आर्ग्यूमेंट है वो फ्लैटली गिरा किस पे, जज पे। हैड नो इफेक्ट, ग्रेट इन्फ्लुएंस, हैड अ कंसिडरेबल चार्म, हैड अपोजिट इफेक्ट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहा हूं, अभी मुझे वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर वो फ्लैट होना ये नहीं है वो भाई मैं इतना चार्मिंग लग रहा था लड़कियां फ्लैट होगी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको सोच समझ के इसके कमेंट सेक्शन में आंसर करना। फेल फ्लैट का आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके बताओगे। 18 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव डन इनफ, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। मतलब मैंने अपना काफी कर लिया, अब बॉल आपके कोर्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यार, मतलब मैंने बहुत कर लिया, अब तुम्हें देखना है इसके आगे। इट्स अप टू यू टू मेक द कंट्रीब्यूशन, ये तुम पे है, तुम कंट्रीब्यूट करना चाहो। इट्स अप टू यू टू वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करना चाहो या नहीं करना चाहो। इट्स अप टू यू टू मेक कंक्लूजन करना चाहो। इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट स्टेप। देखो मैंने कर लिया, आई हैव डन इनफ, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब तुम्हें देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, मैंने तो पढ़ा लिया इडियम एंड फ्रेजेस, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हें देखना है भाई आगे, इसके बाद तुम्हें पढ़ना है। तो इसके लिए यूज करते हैं इट्स अप टू यू कि आपका नेक्स्ट स्टेप आप क्या होगा। इसके बाद देखो मैंने आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ा दिए, मैंने आपको ये बोल दिया 2 वीडियो देखनी है, बट इसके बाद वाला स्टेप आपका है, आप वो वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, देखोगे तो बेनिफिट है, नहीं देखोगे तो नुकसान है। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट का ये मीनिंग होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस 18 आज हमने कवर कर लिए, इसके आंसर यहाँ पे डाल दिए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाती है। सर टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे मिलेगा? अवेकनिंग क्लासेस नाम पे है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं यूट्यूब के हर वीडियो में, तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल। आप में से जितने बंदे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करो, अवेकनिंग क्लासेस नाम पे है, इसका भी लिंक डाल दूंगा। क्यों ज्वाइन करना है सर? यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर डालते हैं, पहले तो हम डेली करंट अफेयर्स डालते थे, अब ना थोड़ा और भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू कश्मीर का पोर्शन आ गया, उसका कोई डाल दिया, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स अच्छे वे में ना रिप्रेजेंटेशन डाल के वहाँ पे डाले जाते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो जो है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की जेकेएसएसबी की तैयारी करो, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, बाकी फॉरेस्टर वगैरह काइंड ऑफ, या आने वाले कांस्टेबल वगैरह, आप लेक्चर्स देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे लेक्चर यूट्यूब में प्रोवाइड। और आप जो मॉक के लिए बहुत बोल रहे हो जूनियर असिस्टेंट पटवारी का, बिल्कुल मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं प्रोवाइड करूंगा, बट मुझे टाइम एक थोड़ा देखने दो कब एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे पहले किस लिए प्रोवाइड करने,
एग्जाम से पहले आपके खत्म करवा दूंगा, OMR बेस्ड अच्छे से लूंगा जिस तरह से आपका पेपर हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका बेनिफिट उठाएं, प्लस कमेंट सेक्शन में बताते रहे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को साइंस एंड टेक में दिक्कत आ रही है, मैंने बहुत सारे इंग्लिश और साइंस एंड टेक देखा था। साइंस एंड टेक में मैं 1-2 लेक्चर लाऊँ। एक तो सबसे पहले मैं साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स लाऊंगा, जो भी साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट करंट में चल रहा है वो लेक्चर लाएं। उसके बाद साइंस एंड टेक का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जितना हमसे बन पाएगा वो आपके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो बाकी उसके बाद आपने देखना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर आवर चैनल विद अदर्स ऑल्सो जो प्रिपेयर करें फॉर JKSSB एग्जाम, दैट विल बी बेनिफिशियल टू अस ऑल्सो। और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप चैनल पे, अगर आपने नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।